चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल परिषद का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमें राज्यपाल पढ़ना है, यानी गवर्नर। हमने 4 चीजें पढ़ ली: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। कायदे से संसदीय शासन व्यवस्था में या संघात्मक शासन में 2 स्तर पे सरकार काम करती है, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र स्तर की सरकार में 3 चीजें हमने देखी थी। एक को आप नाम देते हैं संसद, जिसके 3 पार्ट्स थे: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्य के स्तर पे इसी को आप कह देते हैं ये विधान मंडल है। मंडल मतलब सब कुछ आएगा। इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं और 3 भी। ज्यादातर भारत में तो 2 ही पार्ट है, 3 पार्ट तो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसका मतलब है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, जिसको आपने कह दिया ये गवर्नर है। सिर्फ 6 स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलेगा: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ज्यादातर में तो सिर्फ विधानसभा और सीधे राज्यपाल। इस विधान परिषद को बनवाने वाले भी कौन होते हैं? जब ये कागज लिख के तैयार करेंगे, फिर लोकसभा अपने यहाँ से पारित करेंगे, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइन, तब ये बनेगी। ये बैकडोर एंट्री है, किसी को भी यहाँ से बनाया जा सकता है। और एक कंडीशन तो ये भी कहती है कि आपको परिषद का मेंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस राज्य के निवासी हों। यानी कर्नाटक का कोई यूपी का एमएलसी बन सकता है, कितनी अजीब बात है। और महाराष्ट्र का कोई तेलंगाना का बन सकता है। हरियाणा में एमएलसी नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल में हम हरियाणा नहीं ले सकते। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई थी। जैसे यहाँ लोकसभा थी ऐसे ये विधानसभा थी, जैसे यहाँ राज्यसभा थी ऐसे विधान परिषद थी, और जैसे यहाँ राष्ट्रपति था ऐसे सेम राज्यपाल है। बस थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति के लिए और इसके लिए राष्ट्रपति का एक चुनाव की प्रक्रिया थी, जिसमें आप जानते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। एक प्रोसेस था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, पढ़ा था हमने ना। इसमें अंतर क्या है? राज्यपाल के लिए कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट किसी की नियुक्ति कर दी जाती है। कोशिश करते हैं ये जिसकी नियुक्ति की जाए, ये राज्यपाल उस टाइम पर ना तो कहीं का एमपी हो और ना ही एमएलए या एमएलसी। अगर वो किसी ऐसी पोस्ट पर बैठा है तो उसको तुरंत से वो पोस्ट अपने आप खत्म मानी जाएगी, जैसे ही वो क्या बन जाएगा? राज्यपाल। राज्य की सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट, जैसे देश की राष्ट्रपति थी, ऐसे राज्य की क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल कभी कभी, जैसे पहले क्या था, कुछ लोग कहते हैं कि क्या राज्यपाल सेम राज्य का सदस्य हो सकता है या किसी उसी राज्य का? जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा से है, तो क्या हरियाणा का कोई आदमी हरियाणा का राज्यपाल बन सकता है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस राज्य की रिपोर्ट भेजनी है। कितने दिन की? ये झूठी या असली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है? अब मान लीजिए हरियाणा का कोई आदमी हरियाणा में राज्यपाल है, हरियाणा में सीएम का प्रभाव होता होगा कि नहीं होता होगा? होगा ना। अगर सीएम यहीं का है तो ये सीएम तो खैर होगा, यहाँ का राज्यपाल भी यहीं का है, तो प्रभाव का फर्क पड़ेगा। और हो सकता है सीएम इस पे दबाव बनाए कि यार रिपोर्ट हमारे पक्ष में लिख, चाहे अंदर कुछ हो रहा है तो लिख वो जो मैं चाहता हूँ। उस कंडीशन में ओरिजिनल रिपोर्ट क्या राज्यपाल बना पाएगा? नहीं। अब राज्यपाल है बिहार का और काम कर रहा है हरियाणा में, तो उसके ऊपर कोई बाहर से दबाव ऐसा नहीं आ सकता। सीएम है आपके राज्य हरियाणा का, जबकि आपका राज्यपाल मान लीजिए बिहार का, तो क्या इस बिहार के आदमी को आपके हरियाणा के लोगों से दबने डरने की जरूरत है? इसका यहाँ कुछ है ही नहीं। ये तो आज यहाँ है, कल झोला उठा के जहाँ कहेंगे वहां चला जाएगा, इसका कुछ नहीं है। इसको यहीं टिकना है। इसलिए कोशिश करते हैं कि सीएम का प्रभुत्व किस पे ना हावी हो पाए? राज्यपाल। तो एक काम कर दो कि जहां राज्यपाल बनाना है वो उस राज्य का निवासी ना हो, ये कंडीशन रखी। एक आधा अपवाद है, धर्मवीर जी थे कोई पश्चिम बंगाल के, वो बंगाल में ही बन गए थे, लेकिन एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज 99.9% कोशिश रखी जाती है, इनफैक्ट 100%, कि सीएम के प्रभाव में कौन ना आ पाए और राज्यपाल ओरिजिनल ढंग से काम करे। क्योंकि याद करो, एक आर्टिकल है 356, ये रिपोर्ट किसकी जाने पे लागू होता है? राज्यपाल की।
अगर ये रिपोर्ट में कहे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, किसका फेलियर है ये? तो अगर ये सीएम के दबाव में आके झूठी रिपोर्ट बनाएगा तो राष्ट्रपति को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? इसलिए इस आदमी को बाहर का आदमी बनाया गया। समझ में आ गया? ये आदमी किसी अजीब बात देखो, जब राष्ट्रपति बनता था और उपराष्ट्रपति, तो तुम कहते थे 35 साल की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, और एक टर्म क्या थी? लाभ के पद पे ना हो। अजीब बात है, जब राज्यपाल बनाते हैं तो ये टर्म नहीं लिखी हुई, सिर्फ लिखा है भारत का नागरिक और 35 साल का। इसके बाद लिख दिया कि ये राज्यपाल बनने के बाद किसी लाभ के पद पे काम नहीं करेगा। इनके लिए बनने से पहले कंडीशन है, उसके लिए बनने के बाद कंडीशन है। छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में ये दुखी करती हैं। तो इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, एक एज फैक्टर वाली और एक भारत का नागरिक, बस, और कुछ नहीं है। जबकि इनके लिए क्या था? नागरिक भी हो, 35 साल का भी हो, याद है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने की, और लाभ के पद पे ना हो। इनके लिए कौन सी कंडीशन नहीं है? लाभ के पद। इनके बनने के बाद कंडीशन है कि अगर राज्यपाल रह गया तो हटने के बाद, जब राज्यपाल के पद से हटाया जाएगा, उसके बाद किस पद पे नहीं बैठना? लाभ के पद पे। कोई नौकरी इस तरह की नहीं करनी। समझ में आ गया ये? बस ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, बाकी सब तो सेम चलेगा। राज्यपाल थोड़ा सा सेफ है बजाय राष्ट्रपति के। कैसे? राज्यपाल कह सकता है मैं साइन नहीं करता, मैं इस कागज को आरक्षित कर रहा हूं। किसके लिए? राष्ट्रपति। और फिर किसी में दम नहीं है, चाहे वो सीएम हो या विधानसभा हो या विधान परिषद, कि वो कहे नहीं साइन कर। उसने क्या कर लिया? इसको आरक्षित। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होने का मतलब है अब इस पे वो साल टिके, 2 साल टिके, 5 साल टिके, कोई ये नहीं कह सकता कि कागज पे साइन क्यों नहीं किए। इस मामले में देखें तो आरक्षित करके वो सेफ हो गया। तुम्हें सुन के लगेगा फिर तो वो ऐसे ही करेगा, लेकिन ये बेइज्जती भी तो है ना, कि तुम अपने आप इतने डिसीजन मेकर क्यों नहीं हो कि इस पे साइन करने हैं कि नहीं करने। तुम्हें किसकी तरफ देखना पड़ रहा है? राष्ट्रपति। इसका मतलब तुम में लायकियत की कमी है, तुम अपना डिसीजन ले नहीं पा रहे। इसलिए ये मजाक नहीं है कि हर कोई सोचे के लिए मैं इसको आरक्षित के लिए रख लूं, नहीं। ये कोशिश करते हैं 100% काम अपने आप करें। कोई बहुत ही बड़ी बात हो कि लगे कि गड़बड़ हो सकती है, तब उसको क्या कर सकते हैं? ये आरक्षित कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये सारी कंडीशंस देखो किताब में। अब कल हमने परिषद का टॉपिक कंप्लीट किया था 184 पर, ठीक है। राज्यपाल, गवर्नर, क्या एक आदमी एक से ज्यादा जगह का राज्यपाल हो सकता है? कल मैंने बताया था एक आदमी 1, 2, 4 कितने का भी राज्यपाल। फिर सैलरी कैसे बटेगी? सैलरी का डिसीजन लेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, एक हरियाणा का राज्यपाल है और इसको कहते हैं भाई आप ही संभालो पंजाब भी, और आप ही संभालो, मान लो कहते हैं चंडीगढ़ भी, क्योंकि पंजाब वाला ही संभालता है चंडीगढ़। अब इसको बनाया था सबसे पहले हरियाणा का, तो सैलरी किसकी कौन देगा? हरियाणा। फिर थोड़ी सी सैलरी पंजाब और थोड़ी सी चंडीगढ़ यानी केंद्र भी दे सकता है। अब ये सैलरी का डिसीजन मेरे तुम्हारी मर्जी से नहीं है, किसकी मर्जी से है? राष्ट्रपति। जब ये पंजाब का काम संभालेगा तो क्या शपथ लेगा? लेगा, हर बार शपथ लेगा। पहली शपथ किस रूप में ली? हरियाणा। फिर किसके रूप में लेगा? और फिर इसका मतलब तीनों हाई कोर्ट्स, वैसे तो एक ही हाई कोर्ट है इन तीनों का, लेकिन ये तीनों की अलग शपथ लेगा। जहां जहां का राज्यपाल ऐड होता जाएगा ना, उसकी अगेन एंड अगेन शपथ, ओथ टेकिंग प्रोसेस चलता जाएगा। तुम्हें शपथ मैंने बहुत शुरू में लिखवाई थी, आर्टिकल 60, 69 और 159 ऐसे थी ना कुछ। क्या थी ये? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों की शपथ कहाँ नहीं लिखी थी? अनुसूची 3 में। तो इसमें बार बार शपथ लेगा, फिर ये बार बार हाईकोर्ट के जज के सामने। चलो पढ़ेंगे। राज्यपाल, संविधान का भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167, इसको हमें 153 से 167 इसलिए याद है हमें क्योंकि हमें 100 कितने तक याद था? 152 से होना चाहिए ना ये। 100 हमें याद है, देख लो 52 से हमने स्टार्ट किया था ना, 36 से 51 वाले पार्ट के बाद 52 से स्टार्ट होके 151 तक क्या था? पूरा देश। अब ये राज्य है, 152 से स्टार्ट होना चाहिए ना शायद ये। इसको ठीक कर लो। 152 मैंने कहीं आगे शायद इसमें ऐड करवाया भी था।
चलो पीछे भी ऐड, हाँ 152 कर लो, इसको ठीक कर लो। और 167 तक तो मेन राज्यपाल के बारे में, वैसे आगे तक जाएगा जिसमें हाई कोर्ट भी आएंगे और वो अटॉर्नी जनरल जो लोकल लेवल पे काम करता है वो भी। तो अगर पूरा कहें तो लिख लो इसके ऊपर 152 से 237 पूरा, उसमें सब कुछ आ गया राज्य का। लेकिन सिर्फ ये कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ा है ये 153 से 167। अगला पॉइंट टिक करना, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, सीएम मुख्यमंत्री आता है और मंत्री परिषद शामिल है। जैसे देश में कौन कौन था, राष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा टाइप के ना, ऐसे ही है। हाँ जी 153 लिखा हुआ है, मैंने देखना एक बार 152 के बाद लिखवाया होगा जितना मुझे याद आ रहा है। किस पेज पे था ये, पेज नंबर 38 पे आओ एक बार, 38 था ना शायद, हाँ इसी में दिए हैं। पेज 37 पे आ जाओ, वो भी देख लेंगे। 37 पे आ जाओ, 37 पे देखो भाग दिए थे, मिले भाग, भाग नंबर 5 के बाद अगले पेज पे आओ 38 पर, 152 से है, 53 ने 152 से, शायद मैंने 237 लिखवाया होगा, है ना, 152 से 237। अब तुम बताओ किस पेज पे बता रहे हो, 44 पे। अब एक बार 44 पेज पे आ जाओ, देख लेते हैं 44 पेज पे कहाँ था। अच्छा 153 राज्यों के राज्यपाल। फिर मैं एक बार इसको चेक करूंगी, मुझे इतना याद आ रहा है कि मैंने 100 याद करवाए थे, 52 से 151 और 152 से स्टार्ट था। 153 में राज्यों के राज्यपाल होगा, 152 में भी राज्य से जुड़ा होना चाहिए। एक बार फिर देख लूंगी मैं इसको, जितना मुझे याद है 152 आना चाहिए। चलो अभी टिक कर लो, एक आर्टिकल की है ये, इसको देख के फिर बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या लिखा है 152 में। नेक्स्ट टिक करना इसमें, अगला पॉइंट बहुत काम का है। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है, डबल टिक कर लो, भाग 6 राज्यों का संविधान। पेपर में आ जाए भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्यों का संविधान है, भाग 6, ये डबल टिक करके इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। अगला पॉइंट भी टिक करना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सबसे बड़ा प्रधान है। राज्य के सभी काम राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये आ गया 152। 153 में राज्यपाल से पहले देखो क्या लिखा है, राज्य भारत परिसंघ की इकाई है, इसको डबल टिक कर लो। राज्यपाल की स्टार्टिंग 153 से है, 152 में बस एक जैसे हमने पढ़ा था ना, राज्य की हेडिंग दी हुई थी, याद है, एक भाग 3 भाग 4 में आर्टिकल 12 था, आर्टिकल 36 था, इनमें पहले एक्सप्लेन किया था राज्य, और इसमें कह दिया 12 वाला राज्य। तो ऐसे ही 151 तक देश खत्म हो गया, 152 से स्टार्टिंग राज्य की है, पर राज्यपाल स्टार्ट करेंगे 153 से। इसमें पहले एक लाइन लिख दी, इसको टिक कर लो, राज्य के लिए नहीं, 152 वाली, राज्य भारतीय परिसंघ की एक इकाई है, यानी राज्य के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा गया है, कौन सा वाला, 152। एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, बस इतना बताया भाई राज्य इकाई एक यूनिट है भाग की। इसके बाद टिक करना, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्हें प्रांत कहा जाता था। भारतीय संविधान में ही राज्य का संविधान वर्णित है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है, भाग 6 को, भाग 6 जो राज्य के बारे में है। हमारा राज्यपाल स्टार्ट होता है 152 से, लेकिन ये भाग स्टार्ट होता है राज्यपाल है 153 में, भाग है 152 से 237 तक ना। चलो अब ये देखना नहीं पड़ेगा, यहीं टिक हो गया। 153 पे आ जाओ, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये 153 में ही है। 7वां संविधान संशोधन याद है, 7वां और 18वां राज्यों से जुड़ा था। कितने राज्य बने थे, हाँ 1956 में, हमें पता है ना, फजल अली आयोग, कौन सा अमेंडमेंट था ये, 7वां संविधान का संशोधन था, जिसके तहत हमारे देश में एक लिस्ट ऐड हुई थी और 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। आप क्या स्टेट बनाने के लिए आपको अमेंडमेंट नहीं करना होता, वो बन जाता है नॉर्मल उससे, लेकिन अगर कोई स्टेट आपने बाहर से ऐड किया हो, या कोई स्टेट जिसपे कि पहले खतरा था या वो पर्सनली आपका था नहीं, जैसे कि हम सिक्किम के बारे में जानते हैं, या हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं, या हम गोवा की बात करें या पुदुचेरी की बात करें, तो इस टाइप के स्टेट्स के लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़े थे। अपने राज्यों के लिए उतने नहीं है जितने इनके लिए करने पड़े। ये टिक कर लो। 153
तो राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर उनकी सैलरी कैसे बटेगी, कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति बताएगा। नेक्स्ट पढ़ लो, राज्य में संसदीय व्यवस्था, इसमें टिक कर लो, संसदीय व्यवस्था, जिसमें एक कार्यपालिका प्रधान जिसे राज्यपाल कहते हैं और उसकी सलाह के लिए, इसको अंडरलाइन करना, राज्यपाल सलाह के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंडल मतलब क्या क्या? विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अगला देखना 154 क्या कहता है? राज्य की समस्त, अंडरलाइन करो, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। कौन अधीनस्थ? सीएम और उसकी मंत्री परिषद, यही अधीनस्थ है इसके। नेक्स्ट चेक करना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करता है। जैसे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन था? पीएम। ऐसे राज्य में टिक कर लो। राज्यों में सीएम और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, अगर कहें संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो या तो राष्ट्रपति या गवर्नर, और रियलिटी में हेड या तो पीएम या तो सीएम। नेक्स्ट चेक करना, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। कैसे राज्यपाल केंद्र के रूप में क्यों काम करता है? क्योंकि वो हर 15 दिन में केंद्र को रिपोर्ट भेजता है। केंद्र का एजेंट बैठा है वो, और केंद्र का एजेंट है तो राज्य में उसका प्रभाव ना रहे, मतलब राज्य के लोगों का, इसलिए क्या कहते हैं कि बाहर का आदमी बनाओ ताकि उसको अपना डर ना रहे। अगले टॉपिक पर आ जाओ, नियुक्ति। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा ना केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, यहाँ लिखो 15 दिन में रिपोर्ट गृह मंत्री को, तो अपने आप प्रतिनिधि बन गया। 15 दिन में गृह मंत्री को रिपोर्ट। इसके बाद नियुक्ति पे आ जाओ। ये निर्वाचन के बाद होगी या डायरेक्ट होगी? नियुक्ति कैसे होगी? डायरेक्ट। कौन करेगा? अब एक चीज समझ के बताओ, क्या राष्ट्रपति सच में अपनी पर्सनल मर्जी से करेगा? कौन करवाएगा? पीएम। और पीएम और उसकी मंत्री परिषद। इसीलिए जब जब सरकारें बदलती हैं ऑटोमेटिकली राज्यपाल इस्तीफा देता है। अभी देखो 2024 आएगा, इस टाइम तुम्हारे देश में जितने राज्यपाल हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 30। भाई 30 ही तो हो सकते हैं ना मैक्सिमम, क्योंकि जहां जहां विधानसभा वहीं राज्यपाल बनाएंगे। प्रशासक की मैं बात नहीं कर रही, जो अंडमान में, या फिर उपराज्यपाल छोड़ दें उसको, अगर उपराज्यपाल को भी मैं इसमें ऐड कर लूं, चलो इसको हटाओ 28 मान लो, क्योंकि वो तो फिर वो हो जाएगा डिस्प्यूट कि वहां उपराज्यपाल है, वहां प्रशासक है, वहां अलग पोस्ट है। हर राज्य का एक इमेजिन करते हैं है। ये 2024 में अगर कोई अभी बने, इस साल 2021 में कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 साल। 2024 में इसको कितने साल पूरे होंगे? 3 साल। तो तब तक 3 साल 4 साल में ये तो नहीं हटा, लेकिन इमेजिन करो आपकी ये सरकार बदल गई और फिर आपके देश में कोई सरकार आई, गठबंधन की सरकार, बीजेपी हट गई, तो जितने ये 28 आदमी हैं इनमें से जिस जिसका कार्यकाल बचेगा, तुम्हें क्या लगता है अगर इस गठबंधन में बीजेपी को बिल्कुल भगा दिया और इसमें गठबंधन में बीजेपी के एंटी हैं, चाहे वो कांग्रेस ने किसी को पकड़ा लेकिन कांग्रेस प्लस अदर्स ने सरकार बना ली, तो क्या जो बीजेपी के आदमी आज हैं ये चलते जाएंगे? क्या ये अपने आप हटेंगे? कोई नहीं कहेगा। ये क्यों इस्तीफे देंगे? क्योंकि इनको उठा उठा के यहाँ से 24 से, मान लो इसका कार्यकाल 2026 का था, 2 साल बचे हैं, लेकिन उठा के इनको, अगर ये हरियाणा से हैं तो नॉर्थ ईस्ट में पटक देंगे, जी आप मेघालय संभाल लो, या कह देंगे जहाँ नक्सलवादी ज्यादा ना वहां आप वहां संभाल लो। तो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे ये लोग? इस्तीफा दे देंगे। ऐसा हमेशा होता आया। जब जब नई सरकार बनी, सरकारों में नई सरकार ने देखा बढ़िया इलाकों में हमारे आदमी बैठने चाहिए, तो वहां जो पुराने बीजेपी या कांग्रेस के उठा के वो पटक दिए नक्सलाइट इलाके में, और फिर वहां से अपने आप वो इस्तीफा देके हट गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब पुरानी बातें हो गई क्योंकि इस सरकार को बैठे 7 साल हो गए। 2014 में जब ये सरकार आई ना, तो जितने कांग्रेस के राज्यपाल थे सबने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, जबकि उनके 3-3, 4-4 साल बचे हुए थे। अब ऐसे ही अगर अच्छा रिश्ता ना बना के चले, तुम्हारा ये राष्ट्रपति कब हटने वाले हैं? 17 में बने थे ना, 22 में। अगर मान लो ये दोबारा नहीं आते, ये ना आए, कोई भी आए, 100% वो आदमी किसका होगा? बीजेपी का, क्योंकि सरकार तो 24 तक टिकने वाली है। अब तुम्हारी बीजेपी की सरकार ने जो आदमी बना दिया वो 2027 तक चलेगा। अगर 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आती, आपका जो पीएम ये राष्ट्रपति है
ये किसका चहीता होगा? बीजेपी का। और अगर सरकार नहीं आई, गठबंधन की कांग्रेस के साथ किसी की सरकार आ गई, तो राष्ट्रपति के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो टाइम से पहले इस्तीफा दे दे या फिर ऐसे काम करे जैसे वो सरकार चाहती है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण तुम्हारे सामने प्रणब मुखर्जी को तुमने खूब देखा। 2014 में सरकार आई थी और ये 2012 में बने थे। 3 साल प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़े लीडर्स के टॉप 3 में आते होंगे, और उन्होंने किसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभाए? बीजेपी। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पोस्ट का त्याग कर जाओ या फिर जिस पोस्ट पे हो राष्ट्रपति की अच्छे रिलेशन मेंटेन करो। ऐसा इनके साथ भी हो सकता है जो अब राष्ट्रपति बनेंगे। अगर ये सरकार रिपीट नहीं हुई तीसरी बार, तो फिर नई सरकार के साथ या तो इस्तीफा या तो अच्छे रिश्ते, क्योंकि राष्ट्रपति का कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वो रहेगा दिल्ली में ही, तो सोचता है अच्छे रिश्ते ही ना मेंटेन कर लूं। लेकिन जो राज्यपाल हैं, इनकी कैसी जॉब होती है? ट्रांसफरेबल। तो इसलिए ये अपना इस्तीफा देके दूर होते हैं कि हमें नहीं जाना नक्सलाइट के इलाके में या कहीं ऐसी जगह जहां ना पानी मिले, जहां परिवार को ले जा सकें, इसलिए हट जाते हैं ये। नियुक्ति पढ़ लो। अनुच्छेद 155 के अनुसार, टिक करना, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति दिखावटी है, सिफारिश कौन कर रही है? मंत्री परिषद। इसमें पढ़ लो पहला पॉइंट। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं चली आ रही हैं। पहला, संबंधित राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। डबल टिक कर लो, क्योंकि अगर वहीं का होगा तो दबाव दे सकता है ना सीएम, कोई रिश्तेदारी, जानकारी, दोस्ती निकालेगा, या रिपोर्ट सही मत बना, तो उस टाइम पे फंस जाएगा वो। अब कहीं बाहर का आदमी है तो ऐसी कोई ना रिश्तेदारी ना कोई जानकारी निकलनी, रिपोर्ट ओरिजिनल जाएगी। नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। यानी जहां राज्यपाल को भेजना है उससे पहले किससे बात कर लें? मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज आप खुद देखो, जहां जहां सरकार कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी की नहीं है, वहां भी तो बीजेपी के राज्यपाल बने हुए हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, इसको डबल टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है ये किसकी बात हो रही है। इंदिरा गांधी ने एक आयोग बनाया था, नाम दिया था सरकारिया आयोग। नाम से लग रहा है सरकार का है, लेकिन जिस आदमी के नाम पे उसका नाम ही सरकारिया है, रणजीत सिंह सरकारिया। 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने रणजीत सिंह सरकारिया, रिटायर्ड एक जस्टिस थे, जज थे, इनको कहा सर आप देखो एक रिपोर्ट तैयार करो, चाहे आप कितना ही टाइम ले लो, और बताओ कि क्या ध्यान रखना चाहिए राज्यपालों के टाइम पर, हाई कोर्ट की पावर्स के, मतलब बहुत सारे रिश्तों के बारे में, केंद्र और राज्य के रिश्ते कैसे हों। सरकारिया जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, पढ़े लिखे हैं, किताबों का बहुत नॉलेज है, रियलिटी प्रैक्टिकल सब जानते हैं। इन्होंने 5 साल काम किया, 83 से 87 में। तब तक इंदिरा गांधी लुढ़क गई, इंदिरा गांधी उस टाइम तक मर गई, तो वो काम चलता रहा। उनका बेटा देश का हेड था। 1987 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में सरकारी आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य में जब राज्यपाल बनाया जाए तो वहां के सीएम से जरूर डिस्कस करना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को या जज को ट्रांसफर करते हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके करना चाहिए। ऐसा नहीं उठा के सीधे कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया त्रिपुरा, ये गलत तरीका है। बहुत सारी अच्छी बातें रिकमेंड की, किस आदमी ने? सरकारिया। तो सरकारिया आयोग ने राज्यपालों के बारे में भी बात की, हाई कोर्ट के बारे में बात की, केंद्र और राज्य के आपसी रिश्ते कैसे ताकतवर बने इस बारे में भी बात की। ऐसे ही आगे जाके एक और आयोग आएगा, पुंछी आयोग, ये पेपर में आ जाते हैं कई बार। पुंछी आयोग और सरकारी आयोग दोनों रिकमेंडेशन देंगे राज्यपाल की राज्य और केंद्र के संबंध में। अब जो जो पॉइंट आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, ये इंपॉर्टेंट था, के लिए गठित किए गए सरकारिया आयोग, अंडरलाइन कर लो 1983, यहाँ लिखो रिपोर्ट 1987, इंदिरा गांधी बना था, इंदिरा के टाइम, रिपोर्ट आई राजीव के टाइम, इंदिरा गांधी। फिर टिक करना, ने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में क्या सिफारिश की? पहली पढ़ो। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छी पटरी पे रेलगाड़ी कब दौड़ती है? जब दोनों पहिए बराबरी के हो। अगर राज्यपाल और सीएम दोनों एंटी हैं तो क्या बहुत अच्छा राज्य चल पाएगा क्या?
सीएम और राज्यपाल के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि ये इसके ऊपर हावी हो जाए, अच्छे का मतलब है दोनों मिलजुल के काम करें। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा प्रणब मुखर्जी और मोदी जी, दोनों ने काम किया ना एक साथ। तो सीएम जिस पार्टी का हो, राज्यपाल अगर अपोजिशन पार्टी का भी है, तब भी दोनों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ राज्य के विकास के लिए काम करना है, ये बात कही इसने। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हों, यानी जो एमपी एमएलए टाइप के ना हो, लेकिन होता हमेशा ऐसा ही है, किसियों को बनाते हैं इनमें से ही। और दलगत पूर्वाग्रह ना करें, यानी किसी स्पेशल दल से ना उठाएं। अगले पेज पर आ जाओ। राज्यपाल बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है? पहला पॉइंट पढ़ लो, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल, अंडरलाइन करो, केवल सिर्फ दो बातें, भारत की नागरिकता और 35 वर्ष की आयु। क्या इसमें लाभ के पद की बात है? क्या कह दिया इसके बारे में? राज्यपाल बनने के बाद लाभ के पद पे मत बैठना। उनके लिए क्या कहा था? लाभ का पद पर ना हो तो बनेगा। अगला पॉइंट टिक कर लो, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी ना वो एमपी होगा, ना एमएलए होगा, ना एमएलसी होगा। और राज्यपाल बनने के बाद किस पे नहीं बैठेगा? लाभ के पद पे। यहां लिख लो, लिखो ये लाइन ऊपर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले लाभ के पद पे नहीं होना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। परंतु राज्यपाल बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद लाभ के पद पर नहीं बैठना या लाभ का पद नहीं लेना। क्लियर हो गया? ये सिर्फ दो बातें जरूरी हैं। क्या क्या हो, क्या जरूरी है? 35 साल और भारत का नागरिक। कितनी बेसिक चीज है। राष्ट्रपति में क्या क्या था? 35 साल, भारत का नागरिक, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता और लाभ का पद। इसके लिए कितनी अहर्ताएं हैं? सिर्फ दो, भारत का नागरिक और 35 साल। पद की बात कब करेंगे? जब ये बन जाएगा, कि अब नहीं बैठेगा। यहां लिख लेना एमपी एमएलए एमएलसी ना हो, लिख लिया यहां नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, किसी भी सदन का सदस्य, लिख लो एमपी एमएलए एमएलसी ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए वो, ना एमपी ना एमएलए ना, और कोई है तो अगर तो त्याग देगा। कार्यकाल पे आ जाओ। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। 5 वर्ष की अवधि से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि, अंडरलाइन करना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मैंने तुम्हें इसका मतलब बताया था। क्या मतलब है प्रसाद पर्यंत का? इसका मतलब है राष्ट्रपति के साथ साथ किसकी इच्छा हो? मंत्री परिषद की। इसका मतलब ये है, अगर लिखा है ना प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब प्रेसिडेंट के साथ साथ किसकी हामी चाहिए? पीएम प्लस कैबिनेट वालों की, बाकी सबकी। तो मेन है इसमें पीएम, ये टिक कर लो। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसी में नीचे लिख लो, प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति प्लस मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, जो मन करे लिख लो। राष्ट्रपति प्लस मंत्री परिषद की हामी, इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। आगे अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, ऐसे राज्यपाल भी बन सकता है। इसके बाद अगली हेडिंग पे आ जाओ, शपथ। बताओ शपथ कौन दिलवाएगा? लेटर लेके आएगा दिल्ली से और शपथ लेगा अपने राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। टिक करना, राज्यपाल को राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान की रक्षा और जनता की सेवा की शपथ दिलाई जाती है। डबल अंडरलाइन कर लो, संविधान की रक्षा। सिर्फ दो लोग संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। लिख लो यहाँ, केवल दो लोग ये संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेता, ना वो करता रक्षा। वो तो कहता है जैसे संविधान कहेगा वैसा करूंगा। ये कहते हैं हम रक्षा करेंगे संविधान की। केवल दो व्यक्ति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसकी शपथ कौन से आर्टिकल में थी?
159, 3 आर्टिकल बताना शपथ के। 60, 69, 159, दोबारा लिख लो यहाँ। 60 राष्ट्रपति की शपथ, OATH, ओथ बोलते हैं शपथ को। 69 वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की शपथ, और 159 इन्होंने लिखा ही हुआ है राज्यपाल की शपथ। ये कहाँ नहीं है? तीसरी अनुसूची में, वहां सारी शपथ मैंने पढ़ के बताई थी। राज्यपाल की शक्तियों पे आ जाओ, क्या क्या काम करेगा ये? सारे वो काम जो देश में किसने किए, राज्य में कौन करेगा? हम पढ़ते थे कमांडर इन चीफ, याद है? तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। क्या राज्यपाल भी सेनाओं का प्रधान है? नहीं, ये पॉइंट अलग है, पहले सुन लो। सेना से इसका कोई लेना देना नहीं है, सेना बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर है। और जब 26 जनवरी को राष्ट्रपति आके उतरता है ना इंडिया गेट पे, जब वो पूरी परेड निकलती है, तो हमेशा देखना उसका गेट खोलते ही सबसे पहले पीएम उसको संबोधित करता है, हाथ मिलाता है, नमस्ते करता है। पीएम के बिल्कुल साइड में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो तीनों खड़े होते हैं, ये सल्यूट देते हैं उसको। और इनके साथ अब से वो जो एक बन गया ना तीनों का डिफेंस स्टाफ का मुखिया, हाँ वो डिफेंस स्टाफ का जो चीफ बन गया वो, और उसके बाद फिर ढेरों लोग खड़े होते हैं। कारण ये तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर है और ये कार्यपालिका का प्रमुख है। तो कार्यपालिका में एक तो पीएम हो गया और एक ये हो गया, तीनों सेनाओं के प्रमुख। वो इसलिए क्योंकि ये उनका भी मुखिया है। राज्यपाल का सेनाओं से कोई लेना देना नहीं है। क्या राज्यपाल आपातकाल लगा सकता है? खुद लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? नहीं, ये सिर्फ रिपोर्ट देगा। आपातकाल कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। चाहे राष्ट्रपति काम इसी को देगा कि तू ही संभाल वहां का काम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल ने आपातकाल लगाया। आप कहोगे आपातकाल की पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। ये कमजोर दिखा रही हूं, उसके मुकाबले कहां कहां है। पहला, सेना की कोई हाथ में पावर नहीं है, आपातकाल ये नहीं लगा सकता। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। तीसरा, जब क्षमादान की बात आए तो राष्ट्रपति किसको? मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। ये कम कर सकता है, माफ कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। इन सब कारणों से देख के लगता है कि इसकी पोजीशन राज्य में उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी देश में किसकी है? राष्ट्रपति की। देखो राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां सामान्यतः केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों के समान है, बराबर मान लो, लेकिन कुछ मैंने अंतर बता दिया। दोनों की शक्तियों में मुख्य अंतर टिक करना मुख्य, राज्यपाल को राजनयिक शक्ति नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है, और न ही आपातकाल की शक्ति। ये राजनयिक शक्ति क्या होती है? आपके देश से पाकिस्तान में तुम जानते हो हमेशा एक हाई कमिश्नर बैठा रहता है, ये पता है तुम्हें? हमारे देश में ना दिल्ली में, नई दिल्ली तुम्हारे देश की राजधानी है, लोधी रोड के आसपास का पूरा एरिया एम्बेसीज ही एम्बेसीज हैं। एम्बेसी पता होंगी ना, हर देश की। आपके देश में उन्होंने ऐसे अपनी अपनी बिल्डिंग बना रखी है। यूएई ने, यूएसए ने, रशिया ने, अमेरिका, सबने, चाइना, सबने, सबकी एम्बेसीज हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एम्बेसडर और एक होते हैं हाई कमिश्नर। एक ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर है। हाई कमिश्नर वहां बनते हैं उन दो देशों के बीच में जो पहले कभी महारानी ब्रिटेन के अधीन थे। जैसे हम, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहले इसके अधीन थे ना, तो अगर हम अपने एक खास आदमी को पाकिस्तान भेज रहे हैं तो हम कहते हैं हमारा हाई कमिश्नर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान कहता है हमारा हाई कमिश्नर कहाँ बैठा है? इंडिया। पुराने टाइम में तुम्हें दूत याद है? दूत कितने ही बड़े शत्रु के उनका मर्डर नहीं करते थे, है ना? उसका हत्या करना पाप था। ऐसे ही आज भी आपकी और पाकिस्तान की कितनी लड़ाई छिड़ जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की एम्बेसी पे कोई अटैक नहीं करेगा। उनकी एम्बेसी पे अटैक करना ये आपके देश की बेइज्जती है। ऐसी पाकिस्तान में कितना ही मारे हिंदुओं को, लेकिन जो उनकी एम्बेसी के अंदर बैठा है ना, वो सेफ है। अगर उसको कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में बेइज्जती है पाकिस्तान की। यानी विदेशों के आए हुए डिप्लोमैट्स जो हम भी भेजते हैं, उनके भी आते हैं। हर देश का कहीं ना कहीं, हमारे भी ढेरों डिप्लोमैट बाहर गए हुए हैं, तो इन सबको लेटर मिलता है कि भाई ये तुम्हारी नियुक्ति मैंने रशिया के लिए कर दी या ये चाइना के लिए कर दी। तो ये सारे लेटर सिर्फ और सिर्फ किसके साइन के साथ होते हैं? राष्ट्रपति। ये राज्यपाल नहीं भेज सकता। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये मान लो इसकी पोजीशन है कि अगर देश में दंगे भी भड़कते हैं तो भी आप उस देश के आदमी को कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सेफ बचें। तो इनकी कीमत समझो कितनी ज्यादा है। ये टिक कर लो इसमें आगे।
तो राजनयिक शक्ति हमने समझ ली, डिप्लोमेटिक पावर्स। कार्यपालिका शक्तियों पे आओ, एग्जीक्यूटिव पावर्स में अनुच्छेद 154 के अनुसार अंडरलाइन करना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। कौन अधीनस्थ है इसके? ये सीएम और मंत्री परिषद। नेक्स्ट भी टिक करना, पढ़ लो। शासन का संचालन, कार्यपालिका संबंधी समस्त काम, इसको टिक कर लो, समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे देश के सारे काम किसके नाम से हैं? राष्ट्रपति, चाहे कर्ता पीएम हो उनको। नेक्स्ट भी पढ़ लो। राज्य सरकार के सभी कामों में, अंडरलाइन करना, औपचारिक रूप से राज्यपाल का नाम, फॉर्मेलिटी के लिए किसका नाम चलेगा? राज्यपाल। रियलिटी में काम कौन कर रहा है? सीएम। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में, अंडरलाइन, नियमों का निर्माण करता है राज्यपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब किसकी सिफारिश है इसमें? सीएम की, बाकी उसके लोगों की। नेक्स्ट करना, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी था, ऐसे एसपीएससी। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला भी टिक कर लो। राज्यपाल को राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। तो हाई कोर्ट के कौन भेजता है बना के? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट से भी राष्ट्रपति ही संबंधित है। हाई कोर्ट में और क्लियर होगा वो पॉइंट। अगले पेज पर आ जाओ। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? अधीनस्थ हाई कोर्ट के नीचे वाले, है ना। जैसे एक आधा एग्जाम्पल देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये छोटे मोटे कोर्ट होते हैं ना, इन्हें कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो ये टिक कर लो। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श करके करता है। फिर टिक कर लो, वो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। क्या काम करता है राज्य का निर्वाचन आयुक्त? पंचायत के चुनाव, सिर्फ पंचायत, लिख लो यहाँ, केवल पंचायत। राज्य के इलेक्शन नहीं करवाएगा ये, एमएलए के इलेक्शन तो करवाएगा देश का इलेक्शन कमीशन। केवल पंचायती राज के इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयुक्त, हर राज्य ने अपना अपना बना रखा है ये। अगला टिक करना, वो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी योजना की जानकारी मांग सकता है। तुम्हें एक आर्टिकल याद है, पीएम और राष्ट्रपति के रिश्तों के बारे में बताता था 78। ये सेम बात तो बताई इसने, सेम बात है, ये दोबारा पढ़ के देखो। मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहाँ लिख लो आर्टिकल 78, बेस्ड ऑन किस किस के रिश्तों पर? राष्ट्रपति और पीएम के। बहुत इंपॉर्टेंट था वो 78, ऐसा ही ये है। ये क्योंकि राज्य स्तर पर है, आर्टिकल उम्मीद नहीं आएगा, लेकिन वो आ सकता है। नेक्स्ट भी टिक करना, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सजेशन कर सकता है। संस्तुति मतलब सजेस्ट कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 लगता है तो क्या कहलाता है ये? अब मुझे बताओ, क्या राष्ट्रपति खुद शासन करने आता है यहाँ? तो वो किसको कहता है कि तू करेगा सारा काम? राज्यपाल। तो अब ये राज्यपाल मत मानो इसको, ये राष्ट्रपति का एजेंट है। भाई मैं काम नहीं कर रहा, मुझे काम करने के लिए किसने कह रखा है? राष्ट्रपति। वही लाइन टिक कर लो कि ये उसका एजेंट है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एजेंट है। अगला टिक करना, राज्य की यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति होता है, पता है ना सबको ये। एक होता है चांसलर और एक होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? वहां का राज्यपाल, जो खुद क्या बन के बैठा हुआ है? चांसलर। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो चांसलर बाहर से आएगा, अगर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है तो चांसलर राज्यपाल ही होगा। जो राज्यपाल वो चांसलर, वीसी बनाएगा ये टिक कर लो। यदि राज्यपाल ये राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, इंग्लिश में टिक कर लो चांसलर, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, वीसीज की, वाइस चांसलर की। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल खुद क्या बन के बैठा रहता है? अब वो हर एक जगह नहीं जा सकता, तो कहता है हर यूनिवर्सिटी को कौन संभालेगा? वीसी। अगला भी टिक करना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची के 66 विषयों तक विस्तृत है। कितने विषयों पे साइन करके कानून बनवा सकता है? 66। क्या ये केंद्र के विषयों पे कानून बनवा सकता है क्या? ये 66 विषय कहाँ लिखे हैं? राज्य सूची में। पहले कितने थे ये? अच्छा हाँ, 61। ये पहले 66 थे, लिख लो, ये ठीक कर लो।
लिखो वर्तमान में 61, 66 काटना मत, पुराने 66 ही थे, वर्तमान में 61। अब 97 से 100 हो गए, और 66 से 61, और 47 से 52, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। यदि राज्यपाल ये अनुभव करे कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है, राज्य में शांति भंग की स्थिति निर्मित हो गई है, तो इस संबंध में अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति को सूचित करके राज्य में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर देता है। ये कौन सूचना देता है? राज्यपाल। क्या कहता है? मेरे यहाँ पे काम संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। कितने कितने दिन में रिपोर्ट देगा? 15 दिन। और 2 रिपोर्ट खराब होती गड़बड़ पता चल जाएगी। यहाँ क्या लग जाएगा? 356। इसके बाद अगला पॉइंट तो हमारे काम का नहीं रहा, एंग्लो इंडियन का था, क्रॉस कर दो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, पुरानी बात है वो। आर्टिकल 333 दिख रहा होगा ना लिखा हुआ, ये अब काम का नहीं है। कौन से अमेंडमेंट से हट गया? 104वां, इसलिए काम नहीं आएगा। अगला टिक कर लो। राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल, कितने हैं द्विसदनीय? 6। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडरलाइन करना, वाले राज्यों की विधान परिषद में, यहाँ लिखो MLC, परिषद में MLC होते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/6। तुम्हें अच्छी तरह पता है कैसे बने थे वो? 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। ये टीचर और स्टूडेंट वाले थे ना, 3 साल तक मिडिल स्कूल में कम से कम पढ़ा रखा हो, 3 साल वाली ग्रेजुएशन 3 साल पहले कर रखी हो। ये याद है कौन लोग थे? MLA। इन सबको कहते हो तुम MLC। इनको बनाने वाले हैं MLA। इनको जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, नगर निगम टाइप के लोगों ने बनाया है, इनको सीधे मनोनीत किया है। ये मनोनीत करने वाले कौन से ग्रुप के होंगे? ये हो सकते हैं कोई बहुत बड़ी कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये टिक कर लो। तो 1/6 लोगों को नाम निर्दिष्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव। इंग्लिश में भी इसको टिक कर लो। 1/6 के बाद आ जाओ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सेकेंड लास्ट लाइन, लिटरेचर टिक कर लो, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। विधायी शक्तियों पे आ जाओ। साइन करने जरूरी है इसके कि नहीं है? है ना? इसके साइन के बिना कानून बनेगा ही नहीं। कानून पहले क्या होता है? सबसे पहले विधेयक, बिल। हमने लोकसभा जैसी पढ़ी थी, सेम ऐसी तो है। किस किसने पास कर दिया ये यहाँ पर? राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। अब किसके साइन के लिए गया? क्या राज्यपाल मना कर सकता है? क्या कह देगा? पुनर्विचार कर लो। लेकिन अगर सेकेंड टाइम आ गया तो ये बाध्य है। अगर ये फर्स्ट टाइम में कह दे मैं आरक्षित करता हूं तो ये फ्री है। फिर ये 5 साल आरक्षित रखे, किससे डिस्कस करेगा फिर ये? राष्ट्रपति। उसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जैसे धन विधेयक था ना, किससे पूछ के पेश किया था? राष्ट्रपति। ऐसे ही यहाँ इससे पूछ के पेश किया, ये मना नहीं करेगा। क्या ये अध्यादेश भी जारी कर सकता है? बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। पढ़ेंगे फटाफट। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। टिक कर लो। विधानमंडल का अधिवेशन सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, स्थगित करने और विधानसभा को डिसॉल्व भी करने का अधिकार है। तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाने? जब विधेयक की बात, साधारण पे भी नहीं आएंगे। ये संयुक्त अधिवेशन पे इकट्ठे राज्यपाल कह रहे हैं चलो इकट्ठे एक मीटिंग लेता हूं, तो ले सकता है। ये किसी विधेयक पे, न धन पे न साधारण। देश वाले आ सकते थे क्या? किस पर आ सकते थे? साधारण पर। धन पे देश वाले भी नहीं आएंगे। आगे टिक कर लो। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता। वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये सेफ हो गया। इसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते कि नहीं साइन कर। क्या कह देगा? मैंने आरक्षित रख लिया, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट पढ़ लो। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अनुच्छेद 2(1)(3) के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश में इसकी मर्जी होती है मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद अध्यादेश आने के कितने दिन के बाद पारित करवाना चाहिए? मान लो जून में
जून में अध्यादेश आ गया, तो बैठक कब बैठने वाली है? अब लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा कब बैठेगी? 3 सत्र बताए थे तुम्हें, मॉनसून सत्र भी बताया था, अगर तुम्हें याद हो। कब बैठता है वो? जुलाई अगस्त। अगर अध्यादेश जून में आया तो ये जुलाई तक तो चलेगा ही चलेगा। जिस दिन बैठक बैठेगी उस बैठक के 42 दिन के अंदर अंदर, जिसको आप कहते हैं 6 हफ्ते, 6 सप्ताह के अंदर, इसको अगर राज्य का है तो विधानसभा से और विधान परिषद, अगर परिषद नहीं है तो अकेली से पारित करा लो। ये बहुत आसानी से पारित हो जाता है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखें तो ये अपनी मर्जी से कोई नहीं लाता। इसको लाने में सबसे बड़ा हाथ होता है देश में पीएम का और राज्य में सीएम का। तो जिस चीज को सीएम चाहता है कि ये पारित हो जाए तो विधानसभा में तो पारित होगी ही होगी, क्योंकि सीएम वो होता है जिसकी पार्टी। तो कैसे नहीं बनेगा कानून? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कानून बन जाएगा। ये टिक कर लो। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, इसमें लास्ट पॉइंट टिक किया ना हमने अभी, राज्यपाल। अगला पॉइंट देखो पेज 187 पर, अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता मिलेगी, कानून की तरह। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने, इसको टिक कर लो, बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पहले ही इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उसी समय समाप्त, और अगर अस्वीकृत नहीं किया तो ये पास हो गया। कितने हफ्ते के अंदर? 6 हफ्ते। कितने दिन हुए ये? 42। 99.9% हर अध्यादेश क्या बन जाता है? कानून, क्योंकि उसको लाना ही सरकार चाहती है, इसलिए उन्होंने करवाया था। अगला पॉइंट अब तुम्हारे काम का नहीं है, इसको काट दो, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन की बात करेगा। वित्तीय शक्तियां आज की बस लास्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से, बाकी कल पढ़ेंगे। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना, टिक कर लो, कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्थापिका के समक्ष हर साल बजट प्रस्तुत कराता है। बजट का नाम याद है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला टिक कर लो, अनुच्छेद 202। और देश का बजट कहाँ था? यहां लिख लो, देश का बजट 112। उसको लोकसभा के वाले ने कराया था, इसको विधानसभा वाले ने। नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। सब्सिडी करनी है तो भी इससे पहले पूछना पड़ेगा। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में, सेम ऐसे जैसे देश की आर्टिकल कौन सा 266 और 67 दो थी ना। 66 में क्या था? पहले संचित निधि आती है, किसमें आती है ये? 266। और 267 में आकस्मिक। आकस्मिक किसके हाथ में थी? राष्ट्रपति। अचानक से पैसा निकालना है तो एक आदमी कह देगा निकाल लो, लेकिन इसका ये किसके हाथ में थी? संसद। इसमें तो पहले कायदे से पेश की जाएगी डिमांड, फिर उस पर बहस होगी, फिर चिक चिक बाजी, फिर पास होगी। ये टिक कर लो फटाफट से। संचित, ये आकस्मिक निधि, अच्छा संचित निधि है ना ये। संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। यहाँ लिख लो, संचित निधि के पास आर्टिकल 266, 67। संचित के पास ऑब्लिक में आकस्मिक भी लिख लो। दोनों राज्यपाल के पास हैं, लेकिन अगर परमिशन से लेंगे तो किसकी परमिशन में जल्दी टाइम कम लगेगा? आकस्मिक में। किसमें टाइम लगेगा? राज्यपाल वाली में, इसमें सॉरी विधानसभा वाली में। ये दोनों लिख लेना, इसके ऊपर लिख लो, संचित के ऊपर लिखो आकस्मिक निधि। अगर पूछे केवल राज्यपाल की मर्जी तो किसमें टिक करोगे? संचित में नहीं, आकस्मिक में। और कहें राज्यपाल प्लस इनकी मर्जी तो संचित में। अगला पढ़ना, पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के हर 5 साल बाद समीक्षा के लिए, डबल टिक कर लो, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग बहुत काम की इंपॉर्टेंट संस्था है, आगे आयोग में आएगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। चलो न्यायिक शक्तियां कल पढ़ लेंगे।